आज सेकंड बुक पतंजलि योग सूत्र की हम लोग पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पतंजलि योग सूत्र क्या है? ये माइंड का साइंस है। इसके जरिए हम माइंड का एवोल्यूशन कर सकते हैं, माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था कि सर पता है जितने बदमाश बच्चे हैं सब में से सबसे ज्यादा बदमाश नावेद है। मैंने उनसे कहा देखिए ऐसा है, 4-5 बच्चे हैं, माज, अर्पण, निशान, अर्शल, अर्शिद, नावेद। लेकिन मेरे हिसाब से कल जब यहाँ पर माज थे, आप थे, नावेद थे और अर्पण थे, जब मैंने पढ़ने के लिए बोला तो आप दोनों पढ़ रहे थे और अर्पण ने किताब खोल ली और माज फिर भी नहीं पढ़ पाए। तो इसमें माज की अच्छाई या बुराई नहीं है, किसका अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है वो चीज तो देखो। एक पॉइंट ये मैंने आपकी तरफ वकालत की। दूसरी वकालत मैंने ये की कि पिछले 2 महीनों में नावेद आ रहे हैं और नावेद ने बिना बोले ही अपनी तरफ से जो पैसे मिले इनको फीस फूस के लाकर दे दिया बिना मेरे याद कराए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि नावेद सबसे बदमाश है? हाँ, आप ये देख सकते होंगे कि नावेद इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं किसी कारण से। भाई दोस्ती है, दोस्ती तो किसी की भी किसी से भी हो सकती है। तो इसी चीज को, कंट्रोल को बढ़ाने का साइंस है IESM योगा या तो पतंजलि योग सूत्र। कोई भी सीख सकता है इसको, बदमाश से बदमाश बच्चा, क्रिमिनल से क्रिमिनल बच्चा, कोई भी सीख सकता है इसको। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कमजोर है कौन तेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ने में तेज है कौन पढ़ने में तेज नहीं है। ये कोई भी यूज करे तो उसको रिजल्ट वही आएगा। जैसे पानी कहीं का भी हो, गंदे नाली का हो, चाहे नदी का हो, चाहे समंदर का हो, गर्म करेंगे तो गर्म होगा ही होगा, उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे जो बंदा योग सूत्र को बार बार सुनते रहेगा, मैं उनको बेसिकली वो कह रहे थे कि आपने कल भेज दिया मास को, क्यों भेज दिया? मैंने कहा मास को मैंने भेजा नहीं, देखिए कल मैंने मास को भेजा, मास चले गए। मैंने अर्पण को भेजा, अर्पण गए वापस आ गए। और तो ये चीज आप देखिए अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है। उसी कंट्रोल को लाने का साइंस क्या है? पतंजलि योग सूत्र। द पीस ऑफ चित्ता और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो माइंड का इंस्ट्रूमेंट है, इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाई द रेगुलेशन ऑफ प्राणा और लाइफ ब्रेथ। कि आप अपने माइंड का रेगुलेशन, आज मैं किसी कारण से बहुत डिस्टर्ब था दोपहर के बाद, जब बाद में जब दीदी आ गई उसके बाद, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे खत्म करूं, क्योंकि वो एक परेशान करने वाला थॉट बार बार मेरे मन में आ रहा था। कुछ खास थॉट था और दिख रहा था कि अभी बड़ा कांड होने वाला है। तब तक से 2 डिस्टर्बिंग फैक्टर, निशान और अरशद हमारे सेंटर पहुंच गए। हाँ वहां पहुंच गए सेंटर। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बेटा यहाँ बैठने की जगह नहीं, आप प्लीज जाओ। उनको मैंने भगा दिया। फिर मैंने क्या किया अपने माइंड को शांत करने के लिए? पेशेंट नहीं थे वहां पे उस समय। मैंने ये किताब उठाई और बेड, जो पेशेंट का बेड था, वहां पर अपने पेट के ऊपर रखा, दोनों हाथ सर के नीचे रखा। तब मुझे एक और नया आइडिया आया कि यहाँ पर 2-3 बेड लगाओ, जो बच्चा शैतानी करता है उसको बाहर मत भेजो, जाओ किताब लेके लेट जाओ, जाओ 3 स्टेप करो। ये करेंगे हम लोग। 3 स्टेप होता क्या है? लिख कह रहा है, पीस ऑफ चित्ता और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाई रेगुलेशन ऑफ प्राणा और लाइफ ब्रेथ। जो सांस लेते हैं उसका अगर रेगुलेशन कर दें, रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलर कर दें, इरेगुलर होने से बचा दें, तो भी आपका माइंड शांत हो जाता है। पीस ऑफ चित्ता इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाई द रेगुलेशन ऑफ प्राणा और लाइफ ब्रेथ। चित्ता कैन बी ट्रेन्ड टू स्टेडीनेस। हम अपने माइंड को स्टेडीनेस मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, थ्रू दोज फॉर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच हैव रिलेशन टू सेंस परसेप्शन। जब आप किताब रखेंगे अपने पेट पर, ऐसे हाथ रखेंगे, तो क्या पता 10 मिनट बाद क्या होगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो उस समय आप अपने माइंड को फोकस बढ़ाने के लिए करें क्या? जो आपके सेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस करें। जैसे नाक है, जब हवा जा रही है तो नाक की जो कोना है यहाँ पे, उस पे हवा ठंडी ठंडी लगती है, उसके ऊपर फोकस करें। या आप अपनी जो सांस गहरे छाती में पहुंच रही है उसको फील करें। या
आपके कान में जो आवाज आ रही है, बजाय माइंड के थॉट्स में फंसने के, आप जो एक्चुअल आवाजें हैं, जो रियल आवाजें हैं आसपास, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। वो कान का सेंस यूज कर रहे हैं आप, या नाक को यूज कर रहे हैं, या अगर आंख खुली है आपकी, ये गौतम बुद्ध कराते थे और खुद करते भी थे। आंख को बोलते थे जब भी कोई योगी हो और ध्यान वन करने की कोशिश कर रहा हो और नींद आ रही हो, तो ऐसे हाथ करके मुद्रा में बैठ जाए और आंख इतनी खुली रखे कि 4 फीट दूर दिखाई दे बस। क्योंकि उनका कहना था ज्यादा ऊंची देखोगे तो ज्यादा चीजें दिखाई देंगी, बंद कर लोगे तो नींद आएगी। तो जस्ट 4 फीट दूर पत्थर को देखो, टेबल को देखो, और आपका माइंड बहुत तेज डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कर क्या रहे हैं, जो आपके सेंसेस हैं, अगर उनके ऊपर भी आप फोकस करते हैं तो भी आपका माइंड स्टडी हो जाएगा। एक थे महर्षि, उनका नाम महर्षि नहीं, उनका नाम था भगवान रमण महर्षि। वो बताते थे एक योग था खास तरह का, तो जहां पर तुम्हें गैप दिखाई दे, उसको ऐसे देखो ध्यान से। बहुत मुश्किल है गैप को देखना, जैसे खिड़की में देख रहे हैं आप, या उधर अलमारी है, अलमारी में जो गैप है, बाकी जगहों में खाली गैप को देखने की कोशिश करिए। जब आप गैप देखेंगे तो भी आपका माइंड स्टडी होने की कोशिश करेगा। तो वो बेसिकली आपकी आईज को के फॉर्म के ऊपर फोकस करें, कान के ऊपर फोकस करें, या स्किन को फील करें। तो जब आप 5 सेंसेस पर फोकस करेंगे तो भी आपका माइंड शांत होगा। क्योंकि अशांत माइंड है क्या? अशांत माइंड है ढेर सारी इमेजिनरी थॉट्स। कल क्या होगा, कल एग्जाम में फेल होंगे, कल सर डांटेंगे, या कल मम्मी आएंगी, मम्मी ये कहेंगी, या किसी बंदे को कोई मर गया तो ये फीलिंग आती है अब इसके बिना कैसे जीऊंगा, या किसी को कैंसर हो गया तो ये फीलिंग आती है यार मैं अब कैसे जीऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। थॉट्स, ये थॉट्स हैं बेसिकली, ये रियलिटी नहीं है। तो आप, रियलिटी क्या है? 5 सेंसेस, तो उनके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो भी आपका माइंड शांत हो सकता है। चित्ता is stabilized and rendered free from illusion as the lower nature is purified and no longer indulged in. ये जो हम करेंगे एक्सरसाइजेस, ये 1 दिन करें, 2 दिन करें, 4 दिन करें, 10 दिन करें, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है बहुत अच्छा, तो मन करेगा छोड़ दो। आज मैंने एक पिक्चर देखी, थोड़ा सा पिक्चर का सीन देखा था। पिक्चर मैंने पहले देखी है, आज दोबारा देखी तो नई चीज समझ में आई। वो गौतम बुद्ध की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। उसमें एक बंदा है, उसको चिट्ठी मिली। ही इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, साधु है, वहां रहता है तिब्बत में कहीं या भूटान में। और जब चिट्ठी पाता है तो बोलता है मैं तो करीब 9.5 साल से इसका चिट्ठी का वेट कर रहा था। कैसे ही पता 9.5? और उसमें क्या लिखा, किसी और साधु ने अमेरिका से उसको चिट्ठी लिखी थी कि मुझे सपने आए लामा के, और मैंने लामा को जीन्स में और टी शर्ट में देखा। फिर उनका सपने में तुमने क्या देखा? उसने बताया कि सपने में मैंने एक खास जगह देखी जो पहाड़ टाइप की, छोटी सी टीला टाइप का था, और एक बार नहीं आया मुझे, ऐसा 6-7 बार आया। और जब वो बोलते हैं जब वहां पहुंचा तो देखा वहां पर एक घर बन चुका था, एक्चुअली वो जगह थी और वो जगह घर बन गई थी। और सपने में वो जो लामा आते थे उसी जगह की तरफ पॉइंट करते थे। तब इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि उनके जो लामा हैं वो मर चुके थे, 9.5 साल 10 साल पहले मर चुके थे। अब वो फिर से पैदा हुए हैं और शायद इसी घर के आसपास कहीं पैदा हुए। इसकी उनकी पूरी साइंस है। पूरे पिक्चर में उन्होंने उस लामा का री इनकारनेशन को खोजते हुए ये पूरा पिक्चर उसी पर बनाया हुआ है। ये कह रहे हैं चित्ता is stabilized and rendered free from illusion as the lower nature is purified and no longer indulged in. लोअर नेचर क्या है इसमें? लोअर नेचर में अगर आप अपने आप को बार बार फंसाएंगे नहीं तो धीमे धीमे आपको लोअर नेचर परेशान नहीं करेगा, आप हायर नेचर में आराम से अपना काम कर सकते हैं। लोअर नेचर मतलब ढेर सारे थॉट्स, ऐसे थॉट्स जिनकी बहुत महत्ता या वैल्यू नहीं है। डर के थॉट्स, दुख के थॉट्स, ये हमको इसलिए परेशान नहीं करते क्योंकि एक्चुअली डर है बाहर ना। हमको ये सब थॉट्स इसलिए परेशान करते हैं
क्योंकि हमने इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जैसे मच्छर हमको क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि मच्छर हैं, मच्छर तो हर जगह है, लेकिन आदमियों ने क्या किया? घर बना लिया, मच्छर को मारने के लिए इंतजाम बना लिए, मच्छरदानियां बना ली। ऐसे ही हमने मेंटल मच्छरदानी अभी तक नहीं बनाई है। मेंटल मच्छरदानी मतलब बार 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 प्रैक्टिस करके अपने माइंड को लोअर नेचर में न फंसे। लोअर नेचर मतलब क्या? लोअर नेचर मतलब लड़ाई झगड़ा, गुस्सा। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं पता है आपकी ग्रुप को? माज को, अर्पण को अलग क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि अकेले अकेले दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब ग्रुप में आते हैं तो इनका लोअर नेचर और उसका लोअर नेचर मिलकर के बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हो सकता है एक बंदा कोई सिगरेट पीता हो, नहीं पिएगा, काफी साल तक नहीं पिएगा, लेकिन उसका कोई दोस्त पुराना मिल गया, चलो आज घूम के आते हैं, एक साथ पीते हैं। बड़े अच्छी अच्छी कविता लिखी है अमिताभ बच्चन के पापा ने, लिखा है अलग अलग सब बतलाते, सब अलग अलग सबकी भाषा, लेकिन हिंदू मुस्लिम अलग अलग, लेकिन मदिरालय में जाकर सब एक हो जाते हैं। मदिरालय मतलब जहां दारू बिकती है एक हो जाते हैं। लेकिन वहां ये नहीं देख रहे हैं कि दारू पी रहे हैं भाई एक साथ बैठ करके। वो ये कह रहे हैं कि दारू पीते हैं एक साथ तो देखो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम दारू पी रहे हैं, लेकिन वो अपने कैंसर तो ले रहे हैं, पेट को, लिवर तो खराब कर रहे हैं, लोअर नेचर में तो फंस रहे हैं। तो आपको और हमको मिल करके ऐसी सभी जगहों से जहां से लोअर नेचर के इंपल्सेस मिलते हैं वहां पर कम और कम जाना है। इसीलिए शायद जो साधु संत होते थे वो अपने आप को सोसाइटी से काटकर कहीं पहाड़ पे चले गए, कहीं जंगल में चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर लोअर नेचर के बार बार इंपल्स मिलते हैं। इंपल्स मतलब जहां से भी लोअर नेचर का, कहीं लड़ाई कर रही हैं, हम गए मम्मी के पास बैठ करके बात कर रहे हैं, मम्मी चिढ़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, डांट रही हैं, भगा रही हैं, भाई को डांट रही हैं, भाई उनको लड़ाई कर रहा है, तो वो सब चीजें जो गुस्से का इंपल्स है हमारी कान में से हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, तो हमारा भी ब्रेन उसके लिए वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब आप लोअर नेचर के अंदर बार बार नहीं इंडल्ज होंगे तब आपका माइंड स्टैब्लिश हो जाएगा हायर नेचर पे। क्लियर? इसमें ये नहीं है कि कोई बच्चा खराब है कोई बच्चा अच्छा है, ये नहीं है। ये माइंड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड को बोला था शादी से पहले कि आप, मैं तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ। क्यों? लिखा क्योंकि मैं 6 महीने तक अपने आप को ब्रह्मचारी बनाना चाहता हूँ। क्यों? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने कहा तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारे मेरे सामने बैठने से अपने आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा मुझे। तुम बहुत अच्छी हो। फिर बहुत बार उसने फोन किया, रोई गाई, फिर मैंने धीमे धीमे उसको फिर काट दिया, बहुत ही प्यार से काटा, काट दिया। फिर जब रिम्पी से मेरी शादी हुई तो उसने मुझे कंप्लेन किया कि तुमने देखो मुझसे मुझसे धोखा कर दिया। मैंने कहा धोखा नहीं किया, तुम उसकी भी शादी हो चुकी थी बाद में। मैंने कहा तुम्हारी शादी